गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन सुन रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और आज इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ प्रमुख दुर्गों की। अब तक अपन ने मुख्य रूप से जिन दुर्गों की चर्चा की है वो है राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, अजमेर आदि। अपन ये भी बात कर चुके हैं कि तारागढ़ के नाम से राजस्थान में दो दुर्ग हैं, एक अजमेर और दूसरा बूंदी। दोनों का ही नाम तारागढ़ है। अभी अपन ने चर्चा की थी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और एक और ऐतिहासिक दुर्ग जो राजस्थान का है, जिसे हम आमेर के किले के नाम से जानते हैं, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। आपको ध्यान हो कि जयपुर, जिसे आज हम जयपुर के नाम से, राजस्थान की राजधानी के नाम से जानते हैं, जयपुर की रियासत थी उसको ढूंढाड़ कहा जाता था। और ढूंढाड़ रियासत की अलग अलग समय में अलग अलग राजधानियां रही थी। रामगढ़ भी इसकी राजधानी रही थी, दौसा भी रही थी और आमेर भी रही थी। ढूंढाड़ राजवंश के शासक थे, कछवाहा शासक, उन्होंने आमेर को मुख्य केंद्र बनाकर शासन किया और यहाँ पर एक ऐतिहासिक किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा समय के साथ जयपुर में दो और किलों का निर्माण हुआ, एक को हम जयगढ़ के नाम से और एक को हम नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं। इनकी भी चर्चा अपन समय के साथ करेंगे। और आज अपन बात करेंगे आमेर के दुर्ग की। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित गिरि दुर्ग। अपन ये प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं कि शुक्र नीति में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। मोटे तौर पर जो दुर्ग कौटिल्य ने बतलाए वो दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं और उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग रखा गया था गिरि दुर्ग। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होते हैं उनको गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो आमेर का दुर्ग भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण राजा धोला राय, जिसे दुल्हे राय भी कहा जाता है, ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर के शासक दुल्हे राय या धोला राय अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम आमेर किले की नींव रखी। सन 1150 ईस्वी में इस किले का निर्माण धोला राय ने या दुल्हे राय ने करवाया था। और इसके पश्चात इस किले के निर्माण की एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला प्रारंभ हुई। अलग अलग समय में अलग अलग भागों का निर्माण अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया। आमेर के किले में स्थित महलों का निर्माण निरंतर जारी रहा। शायद ऐसा कभी समय आया 1727 से पहले तक, क्योंकि 1727 में आमेर के कछवाहा शासकों की राजधानी जयपुर हुई। सवाई जय सिंह ने जयपुर की नींव रखी और उसके पश्चात उनकी राजधानी जयपुर स्थानांतरित हो गई। जब तक जयपुर नहीं बनी थी तब तक आमेर उनकी राजधानी रहा। और आमेर के किले का निर्माण 1150 से लेकर के सन 1727 ईस्वी तक निरंतर जारी रहा। इस समय तक जितने भी शासक हुए उन शासकों ने किले में कुछ न कुछ नए निर्माण अवश्य करवाए, चाहे महल बने हो, चाहे और अन्य स्थान वहाँ पर निर्मित किए गए हो। इनका निर्माण 1150 ईस्वी से लेकर सन 1727 ईस्वी के मध्य होता रहा और निरंतर जारी रहा, जिसमें राजदेव, भारमल, मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह आदि ने निर्माण कार्य करवाए। ये जो मुख्य जो निर्माण कार्य थे उनके पीछे इन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। दुल्हे राय के पश्चात राजदेव के द्वारा, राजा भारमल के द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, इन्होंने समय के साथ इनमें विभिन्न प्रकार के महलों का निर्माण करवाया था। यानी कि आमेर महल निरंतर रूप से लगातार अनवरत रूप से निर्मित होते रहे। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने इस किले का नाम 8 महीने तक मोमिनाबाद रखा था। एक बार एक प्रश्न आता है, यहाँ पर जयपुर के शासक हुआ करते थे उस समय मिर्जा राजा जय सिंह, उनके समय में एक बार जयपुर जो था वो मुगल प्रशासन के अधीन चला गया था और बहादुर शाह प्रथम ने इस किले पर अधिकार किया,
क्योंकि जब मुगल शासन में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था उस समय यहाँ के शासकों ने किसी दूसरे राजा का समर्थन किया था, लेकिन बहादुर शाह प्रथम यहाँ का शासक बना तो उन्होंने जयपुर के ऊपर आक्रमण करके इसको अपने अधीन किया और आमेर का नाम कुछ महीने के लिए, कुछ समय के लिए मोमिनाबाद रख दिया था। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में इस किले की व्याख्या की गई है। यदि अपन जब किले का भ्रमण करते हैं, किले में घूमते हैं और उसमें एक ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑडियो सिस्टम का कुछ निश्चित चार्ज होता है, उसमें अगर अपन लेते हैं तो वो हर स्थान की व्याख्या करता है, हर स्थान की, हर जगह की, कि कब इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण करवाया, क्या इसकी विशेषताएं रही है, उन सब के बारे में जो भी व्याख्या की गई है ऑडियो सिस्टम में, उसमें आवाज़ जो है वो अमिताभ बच्चन की है। जो बॉलीवुड सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपनी आवाज़ में इस किले की व्याख्या की है। किले के पूर्वी भाग की तरफ दलाराम बाग स्थित है, जो फव्वारों, छतरियों और बंगलों से सुसज्जित है। दलाराम बाग एकदम जैसे ही अपन आमेर के किले में महल में प्रवेश करेंगे, महल में प्रवेश करने से पहले ही पूर्वी भाग की तरफ, या हम यूँ कहेंगे दाहिने हाथ की तरफ एक आकर्षक और सुंदर बाग है जिसे दलाराम का बाग कहा जाता है। और ये इसकी बड़ी विशेषता है, ये फव्वारों, छतरियों और बंगलों से सुसज्जित। जब अपने आमेर महल के ऊपर से इसको देखेंगे तब इसकी छटा देखते ही बनते। इस दलाराम बाग के नीचे मावठा स्थित है। मावठा एक छोटी सी झील है जो आमेर किले की बाईं तरफ बनी हुई है, पूर्वी तरफ बनी हुई है, और उसी के ऊपर बना हुआ है ये दलाराम का बाग। इसका नाम तो दिल ए आराम बाग है, लेकिन अपभ्रंश होकर ये दलाराम बाग हो गया। मुख्य द्वार से आने पर जो आंगन आता है वह जलेब चौक कहलाता है। जैसे ही अपने आमेर किले में प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार पर जैसे ही प्रवेश करते हैं बहुत बड़ा चौड़ा एक चौक आता है, बहुत लंबा चौड़ा चौक है, और कहा जाता है कि उस चौक का नाम जलेब चौक है। और उस जलेब चौक की विशेषता है यहाँ पर घोड़े, हाथी, फौज, सैनिक आदि के निरीक्षण का स्थान था। यानी कि राजाओं को, सम्राट को जब भी अपनी सेना का निरीक्षण करना होता था तो वो जलेब चौक में आते थे, और जलेब चौक में यहाँ पर घोड़े, हाथी, फौज आदि तैयार खड़े रहते थे जिनका वो निरीक्षण करता था। तो सबसे पहले प्रवेश करने पर जलेब चौक आता है, और जलेब चौक में आजकल कुछ दुकानें भी बनी हुई है जहाँ पर पर्यटक अपनी पसंद की हस्तकला की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस जलेब चौक के आगे चलने पर आता है दीवाने आम। यानी कि जलेब चौक से जैसे ही अपन ऊपर की तरफ चलते हैं वहाँ पर अगला जो चौक आता है उसे कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पर एक छोटा सा खुला बरामदा बना हुआ है, छोटा तो नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ा है, और उसमें जो यहाँ के शासक हुआ करते थे वो आम लोगों की जो शिकायतें हुआ करती थी, जो समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं को सुनते थे और उनका फैसला करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई मामले भी उत्पन्न होते थे, कोई विवादित मामले भी आते थे, तो उनका फैसला भी दीवाने आम में किया जाता था। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा चौक है जिसमें काफ़ी संख्या में जनता यहाँ पर प्रवेश कर सकती थी। ये है ऐतिहासिक आमेर का महल, ऐतिहासिक आमेर का दुर्ग। ये इसका मेन दरवाज़ा है। यहाँ से जैसे आप यूं करते हुए प्रवेश करते हैं तो ये मेन दरवाज़ा है, और इस मेन दरवाजे पर आता है जलेब चौक। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये झील है, इसको मावठा झील कहते हैं, और ये जो बना हुआ है ये है दलाराम बाग। इसके ऊपर ही वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी अब जब आप आमेर कभी देखने के लिए जाएंगे। मुख्य चौक के अंदर गणेश पोल है। इस पोल में प्रवेश पर एक और शीश महल है और दूसरी ओर सुख निवास है। जैसे ही आप दीवाने आम के बाद आगे प्रवेश करते हैं, आगे एक और चौक आता है और उसमें गणेश पोल यानी कि एक दरवाज़ा है जिसे गणेश पोल कहते हैं, और इस पोल के प्रवेश पर एक और तो शीश महल है, यानी कि दाहिने तरफ शीश महल और बाईं तरफ सुख निवास महल है। ये वही ऐतिहासिक शीश महल है जिसमें फिल्म मुगले आजम की शूटिंग हुई थी। इस शीश महल को आज भी आप देख सकते हैं, और वैसे ही इसमें आज भी शीशे लगे हुए हैं। और ये जो शीशे थे स्पेशली विशेष रूप से ये बेल्जियम से मंगाए गए थे, और उनको यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि प्रत्येक शीशे में प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रतिबिंब उसमें नजर आता है। और दाहिनी तरफ है सुख निवास महल। गणेश पोल के ऊपर वाले भाग में सुहाग मंदिर
स्थित है। गणेश पोल के ठीक ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर पतली और संकरी गलियों से ऊपर जब अपन प्रवेश करके जाते हैं तो वहाँ पर एक सुहाग मंदिर है और सिंह द्वार के उतरने पर शीला माता का मंदिर स्थित है। एक और दरवाजा जो सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है उस पर उतरते हैं तो उतरते ही दाहिने हाथ की तरफ एक मंदिर स्थित है जिसे हम शीला माता का मंदिर कहते हैं। आपको ध्यान होगा शीला माता आमेर के शासकों की कुल देवी रही है और शीला माता की जो मूर्ति थी वो राजा मान सिंह बंगाल से लेकर आए थे और उनको यहाँ पर आमेर के किले में प्रतिस्थापित किया था। तभी से शीला माता आमेर के कुल देवी कहलाए। उनका मंदिर जो है सिंह द्वार के उतरने पर ही स्थित है और कहा जाता है कि शीला माता 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। आमेर के जगत शिरोमणि का विशाल मंदिर स्थित आमेर में ही जगत शिरोमणि का विशाल मंदिर है जो वहाँ के राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र जो कि बहुत अल्प आयु में शराब के कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे जगत सिंह, उनकी स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया गया है जगत शिरोमणि मंदिर। हालांकि ये कृष्ण भगवान का मंदिर है लेकिन इसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर है। इस दुर्ग में कदमी महल स्थित है जहां आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। ये तथ्य याद रखिएगा, आमेर के शासकों का राज तिलक जहाँ होता था, जिस स्थान पर होता था उसको कदमी महल कहा जाता है, जो आज भी आप आमेर के महल में, आमेर के किले में देख सकते हैं। तो यह है राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग आमेर दुर्ग। चलिए अगला है स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर। याद रखिएगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी जालोर में एक सोनार किला भी है, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, वो है जैसलमेर में। थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। जो इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि स्वर्णगिरी दुर्ग या जालोर दुर्ग, इसका निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया था और प्रतिहार शासक नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। ऐसा हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। यह गढ़ क्रम से परमारों, चौहानों एवं राठौड़ों के अधीन रहा। समय के साथ ये अलग अलग शासकों के अधीन रहा। सबसे पहले प्रतिहार शासक यहाँ हुए, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, सबसे पहले ये उनके अधीन रहा। उसके बाद ये परमारों के अधीन चला गया, उसके बाद ये चौहान और अजमेर के जो चौहान थे उनके अधीन चला गया और उसके पश्चात ये जो जोधपुर के या मारवाड़ के जो राठौर थे उनके अधीन चला गया। और ये अंततः जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब तक ये राठौड़ों के यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों के अधीन रहा है। इस किले का नाम स्वर्णगिरी है, अपभ्रंश होकर सोनलगढ़ कहलाया और इसी कारण यहाँ के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। सोनलगढ़ जालोर, सोनारगढ़ या सोनार किला जैसलमेर, ध्यान रखिएगा। इस किले का नाम क्या है? स्वर्णगिरी। और ये अपभ्रंश होकर यानी कि बोलचाल में धीरे धीरे समय के साथ और ये कहलाया सोनलगढ़, स्वर्णगिरी से ये सोनलगढ़ हो गया। और यही कारण है कि यहाँ के जो शासक थे, चौहान शासक, वो सोनगरा चौहान कहलाए। हालांकि ये अजमेर के ही शासकों की एक शाखा थी, ये सोनगरा चौहान के नाम से जाने गए, जिन्होंने जालोर में शासन किया था। इनके प्रमुख ऐतिहासिक जो शासक हुए वो कानरदेव हुए, अपन अभी बात भी करेंगे। सन 1308 ईस्वी का शाका यहाँ का प्रसिद्ध कानरदेव वीरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी से ऐतिहासिक संघर्ष यहाँ पर किया था, वो सोनगरा चौहान थे। सुकड़ी नदी के किनारे व स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ जो किला है वो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित। हालांकि सुकड़ी नदी बरसाती नदी के रूप में आज भी यहाँ पर बहती है और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है और इसी कारण से इस किले का नाम स्वर्णगिरी पड़ा, क्योंकि ये स्वर्णगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। दुर्ग के भीतर प्राचीन महल, प्राचीन जैन मंदिर, प्राचीन कचहरी, दहियों का गढ़, वीरमदेव की चौकी, चामुंडा माता का मंदिर, जोग माया मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमार कीर्ति स्तंभ, तोपखाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद तथा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की कब्र स्थित है। देखिए ये बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें आपको जालोर के किले में देखने को मिलेगी। बहुत सारे जैन मंदिर भी जालोर के किले में हैं।
यहाँ पर एक प्राचीन कचहरी भी है जहाँ पर शासक जो थे वो किसी भी विवाद का निपटारा करते थे। दहियों का गढ़ एक छोटा सा और किला और बना हुआ है जिसे दहियों का गढ़ कहते हैं। किला तो नहीं कह सकते उसको, एक भवन बना हुआ है जिसे दहियों का गढ़ कहते हैं। विरमदेव की चौकी जो कानर देव के पुत्र थे विरमदेव, उनका और फिरोजा का एक किस्सा आएगा अभी। वो विरमदेव की चौकी भी यहाँ पर है। चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर, जोगमाया का मंदिर है यहाँ। संत मल्लिक शाह की दरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। संत मल्लिक शाह एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह भी आपको जालोर दुर्ग के भीतर देखने को मिलेगी। परमार कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर है। परमार जो शासक रहे हैं जिन्होंने जालोर पर जिनका कभी अधिकार रहा था, उन्होंने एक कीर्ति स्तंभ, एक छोटे से स्तंभ का निर्माण करवाया जो परमार कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। वो भी इस किले के भीतर स्थित है। इसके अलावा एक तोपखाना मस्जिद भी है, मस्जिद भी बनी हुई है जिसका नाम तोपखाना मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी बनी हुई है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था 1308 का जो युद्ध हुआ था, उसके पश्चात 1313-1316 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार इस दुर्ग पर हो गया था। तब उसने इस दुर्ग के भीतर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम रखा गया अलाउद्दीन की मस्जिद। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की कब्र भी स्थित है। एक थोड़ा सा किंवदंती है, कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर के ऊपर घेरा डाला तब कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हुई, और संधि के तहत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानर देव ने अपने पुत्र विरमदेव को भेजा। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के पुत्री फिरोजा ने देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। उसके पश्चात जब रिश्ते की बात आई तो विरमदेव ने रिश्ता ठुकरा कर वापस जालोर आ गया। पीछे पीछे फिरोजा भी वहाँ पर आ गई और फिरोजा का कानर देव ने आदर सत्कार किया, लेकिन शादी करने से मना कर दिया। इसके विरोध में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना यहाँ पर भेजी। काफ़ी लंबे समय तक घेरा डाले रहा, बाद में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी की सेना की जीत हुई और कानर देव और उसका पुत्र विरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ पर कुछ मुस्लिमों ने भी इस समय संघर्ष में भाग लिया था और जोहर भी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा किया गया। यहाँ का ऐतिहासिक साका जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने जोहर किया था, साका किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी के पश्चात फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, कहा जाता है कि विरमदेव का सिर काटकर अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया गया और इस सिर को लेकर के जो फिरोजा थी वो यमुना नदी में कूद गई और उस फिरोजा की कब्र यहाँ जालोर दुर्ग में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ स्थित तोपखाना मस्जिद परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। पहले किसी समय परमार शासक जो राजा भोज थे उन्होंने यहाँ पर इस किले के भीतर एक इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और उस संस्कृत पाठशाला को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर वहाँ पर तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसा ही एक वाकया हमें अजमेर में भी देखने को मिलता है। जो बिसल देव जो चौहान शासक थे उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। और वैसे ही यहाँ पर जो संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था उसको संस्कृत पाठशाला को तोड़कर तोपखाना मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस किले के बारे में कहा जाता कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं तोड़ सका। ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी है, ऐतिहासिक सच्चाई भी है कि इस किले का जो मुख्य दरवाजा है आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं तोड़ सका है। और अगर इस किले के भीतर आक्रमण हुआ है, किले में शत्रुओं ने प्रवेश किया है तो गुप्त रास्तों से किया, चोर रास्तों से किया है और वो भी किसी की गद्दारी की वजह से हुआ है, वरना कोई भी आज तक इस किले के मुख्य दरवाजों को तोड़ नहीं पाया है। यहाँ राजस्थान का प्रथम हिंदू मुस्लिम संयुक्त शाखा हुआ था। याद रखिएगा ये तथ्य कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था उस समय मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रहते थे, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर रहते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया। मुस्लिम वीर भी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे और मुस्लिम महिलाओं ने भी हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर जोहर किया था। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम हिंदू मुस्लिम संयुक्त शाखा यदि कहीं हुआ है तो वो जालोर किले में हुआ है। यहाँ राजस्थान की मुस्लिम महिला की प्रथम कब्र स्थित है। अभी अपन ने बात की थी फिरोजा की कब्र जो है वो यहाँ पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी इच्छा थी कि उसको
कि हाँ जालोर में ही दफनाया जाए, हालांकि उसकी मृत्यु यमुना नदी में डूबने से हुई थी। अमीर खुसरो ने इस किले के बारे में कहा कि यह किला लगता है कि दानदाताओं की प्रक्रियाओं का सबब है। ऐसा अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि यह किला लगता है कि जैसे दानदाताओं की प्रक्रियाओं का सबब है। इसका कारण ये रहा कि अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के द्वारा इस किले में विभिन्न तरह के चीज़ों का निर्माण करवाया गया। जैन मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ, हिंदू मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर मस्जिद भी बनी है, कब्र भी बनी है, दरगाह भी बनी है। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का निर्माण होने के कारण से ये कहा गया कि ये किला शायद दानदाताओं के उसका सबब है। ये देखिए आप जालोर के ऐतिहासिक किले के भीतर का दृश्य आप देख रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के मंदिर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ समय के साथ अलग अलग समय में निर्मित हुए हैं। एक और दुर्ग करते हैं अपन, शिवाणा दुर्ग जालोर। ये भी जालोर दुर्ग किले जालोर जिले में स्थित है। क्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ हल्देश्वर पर निर्मित सुदृढ़ गिरी दुर्ग, जो शिवाणा का दुर्ग है, वो एक इस इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, और इस पहाड़ पर स्थित होने के कारण से इसको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और इस पहाड़ पर जिस पर स्थित है उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़, और उस पर स्थित है ये शिवाणा का ऐतिहासिक दुर्ग। पंवार शासक वीर नारायण द्वारा निर्मित है। पंवार शासक वीर नारायण ने इस किले का निर्माण करवाया था, और यह किला आज भी अपनी सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। अकबर के समय रावचंद्र सेन बहुत समय तक शिवाणा रहकर संघर्ष करते रहे। जब चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने उनको पराजित करने के लिए सेना भेजी। रावचंद्र सेन जोधपुर छोड़कर शिवाणा चले गए, और शिवाणा में रहकर काफ़ी लंबे समय तक रावचंद्र सेन ने अकबर से संघर्ष किया था। अपने दुर्भेद स्वरूप के कारण ये दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मारवाड़ शासकों की शरण स्थली के रूप में किससे जाना जाता है, तो वह शिवाणा दुर्ग। मारवाड़ के शासकों पर जब भी संकट आता था, जब भी कोई भयानक संघर्ष हुआ, जब भी उनको जोधपुर छोड़ना पड़ा या मंडोर छोड़ना पड़ा, तब वो सीधे जाकर जहाँ शरण ली उन्होंने वो था शिवाणा का दुर्ग। इसलिए मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है ये जालोर में स्थित शिवाणा का दुर्ग। ये किला अपने दो शाखों के लिए प्रसिद्ध है, एक 1308 व दूसरा 1583 ईस्वी। इस किले में भी दो ऐतिहासिक शाखे हैं। याद रखिएगा, शाखे वहाँ उसको कहा जाता है जहाँ पर जोहर भी हुआ और केसरिया भी हो। केसरिया मतलब जब वीर पुरुष वीरगति को प्राप्त होते थे संघर्ष करते हुए, तो उसको केसरिया कहा जाता था। और जब महिलाएं आग में या किसी और साधन से अपने आप को समाप्त कर लेती थी, उसको जोहर कहा जाता था। और कई राजस्थान में आपको ऐतिहासिक जोहर, ऐतिहासिक शाखा देखने को मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी दो शाखे हुए शिवाणा दुर्ग में, एक तो 1308 ईस्वी में और एक 1583 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में वीर सातलदेव व 1583 ईस्वी में राय कल्ला रायमलोद की गौरव गाथों का साक्षी है किला। यानी कि दो शाखे हुए हैं। इनमें पहला शाखा 1308 ईस्वी में हुआ वीर सातलदेव के समय, और दूसरा शाखा 1583 ईस्वी में हुआ जब कल्ला रायमलोद यहाँ के पहरेदार या किलेदार हुआ करते थे। वीर सातलदेव का जो संघर्ष था वो अजमेर के सूबेदार के साथ हुआ, और कल्ला रायमलोद ने यहाँ 1583 ईस्वी में तुर्कों से संघर्ष किया था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा। एक समय 1310 ईस्वी में जब वीर सातलदेव के संघर्ष के कारण से ये किला इनके अधीन चला गया था, खिलजियों के अधीन। हालांकि 1308 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ था उस समय यहाँ का जो अजमेर का सूबेदार था गुड़ला, उसके साथ संघर्ष हुआ था, और इस कारण से ये खिलजियों के अधीन चला गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा था। और ये है ऐतिहासिक दुर्ग जिसे हम शिवाणा का किला कहते हैं। ये किला 1308 और 1583 दो ऐतिहासिक शाखों के लिए जाना जाता है। तो आज अपन ने इस वीडियो में बात की, एक तो सबसे पहले आमेर के किले की,
उसके बाद जालोर के स्वर्णगिरी और जालोर के ही शिवाना में स्थित शिवाना का दुर्ग। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि पूरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।